बच्चों, पिछली टर्म पे मैराइन हैबिटेट के दो अफेक्टिंग फैक्टर्स टेम्परेचर और सैलिनिटी की बात करी थी। आज इससे आगे लाइट, प्रेशर, वेव्स, टाइड्स, वाटर करेंट्स जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे। पहले जैसे लाइट लेते हैं अपन, प्रकाश लेते हैं। जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, लाइट एक्ट एज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लाइफ ऑफ मैराइन ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू कनेक्शन विद फोटोसिंथेसिस, हीटिंग, रेडिएशन एंड विजन. It is the amount of light available that determines plant life and in turn affects animal life. Penetration of light is affected by the angle of light rays. Only perpendicular rays reach deeper while slanting rays reflected. The loss of light by reflection is about 10% and it is only the rest that penetrates. प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण, ऊष्मायान, विकिरण और दृश्य देखने के हिसाब से संबंध होता है। तो समुद्री आवास में एक महत्वपूर्ण कारक है लाइट, जो प्रकाश है। प्रकाश का जल में भेदन इसके जो परपेंडिकुलर कोण होता है उस पर निर्भर करता है और केवल लंबवत किरणें हैं वो गहराई तक प्रवेश करती हैं। और जो पेनिट्रेशन है लाइट का, उसके आधार पर जो समुद्री क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त करते हैं। जो इंटेंसिटी है लाइट उसके आधार पे, जैसा स्लाइड में भी बताया गया है, यूफोटिक स्ट्रेटम, डायस्फोटिक स्ट्रेटम और एफोटिक स्ट्रेटम। जो पेनिट्रेशन ऑफ लाइट के आधार पे ये किया गया है। जो यूफोटिक स्ट्रेटम है उसको हिंदी में अपन सुप्रकाशित क्षेत्र भी कहते हैं। This extends from 0.80 meters. This may be called a illuminated zone or producing zone. This zone is very rich in phytoplankton and primary and secondary consumers. जैसा कि नाम ही पता है, प्रकाशित क्षेत्र है, ये सुप्रकाशित क्षेत्र है, तो इसको इल्यूमिनेटेड जोन के नाम से भी जानते हैं। और प्रोड्यूसिंग जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये तो यूफोटिक जोन की बात हुई। और जो डायस्फोटिक जोन है, जिसको हिंदी में अपन दुष्प्रकाशित क्षेत्र भी कहते हैं, दिस जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 to 200 मीटर एंड इज वीकली लाइटेड. एनिमल्स हियर आर मोस्टली सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड ए फ्यू प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्लांट लाइफ इज रेयर. नाम इसका दुष्प्रकाशित क्षेत्र है, यानी पूरी लाइट इसमें अच्छे से नहीं आती है, तो इसमें जो प्लांट लाइफ है वो तो नहीं पाई जाती। सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कुछ प्राइमरी कंज्यूमर्स के एनिमल्स जो होते हैं वो इसमें मिलते हैं। और ये जोन जो है वो 80 से 200 मीटर तक की गहराई तक में पाया जाता है। तीसरा जो प्रकार है लाइट में वो है एफोटिक स्ट्रेटम। एफोटिक, ए फॉर एब्सेंट, अप्रकाशित क्षेत्र। जो एफोटिक जोन है, दिस जोन एक्सटेंड्स बिलो 200 मीटर. 200 मीटर से भी नीचे वाला जो एरिया है वो अप्रकाशित जोन के अंतर्गत आता है। वेयर लाइट इज कम्प्लीटली एब्सेंट. द प्रोड्यूसर्स आर एब्सेंट एज ए फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस. द एनिमल्स इन दिस रीजन्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड आल्सो फीड ऑन अदर एनिमल्स. इसमें भी ये प्रोड्यूसर एब्सेंट होते हैं क्योंकि लाइट तो बिल्कुल है ही नहीं, फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, तो और केवल सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। जो प्रकाश की वायलेट और अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं वो प्राणियों के लिए हानिकारक होती हैं। तो इनसे बचने के लिए जो अधिकांश प्राणी हैं वो नॉकटर्नल, रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर होने से कारण क्या होता है कि ये प्रीडेटर से बच जाते हैं और गहरे समुद्र में पाए जाने वाले प्राणी जो हैं, प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण, प्रकाश है ही नहीं वहाँ पे बिल्कुल जो गहराई में, तो वो रंगहीन होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइट. Light, which is very essential for the photosynthesis of plants,
and generally beneficial to animals may sometimes be harmful. The violet and the ultraviolet parts of the spectrum have harmful effect on animals. In order to avoid these harmful effects, many animals become nocturnal by taking up a nocturnal habits. These animals also avoid the predators which can easily spot them in a good light. Diatoms react to excessive light by clumping. Many animals avoid excessive illumination by diurnal migration. Animals like corals, which cannot move about, open their polyps only in the dim light and close them when there is a bright light. Intertidal animals also become nocturnal. Ligia oceanica comes out from cerevisiae only in night. Mytilus edulis close its cell in excess of light and open only in night. Chiton also lives in area where shades is available. It is negatively phototropic when young. As regards the zooplankton, the young stages do not live at the same level as their adults. तो ये अपन ने लाइट के बारे में बात करी जो मैराइन इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, जो अफेक्टिंग फैक्टर्स है वो है आपका प्रेशर यानी दाब। दाब के कारण क्या होता है, समुद्री प्राणियों में विभिन्न प्रकार से वो प्रभावित होते हैं, इफेक्ट करता है प्रेशर जो है। अधिक दाब के कारण कैल्शियम का जो क्षय होता है वो कठिन हो जाता है और अधिक दाब के कारण CO2 एकत्रित होकर के CaCO3 को अधिक घुलनशील बना देती है। समुद्रों में ज्यों ज्यों गहराई बढ़ती जाती है त्यों त्यों दाब का मान जो है वो, प्रेशर का मान जो है बढ़ता जाता है। दाब का मान समुद्री सतह पर 1 एटमॉस्फेयर और अत्यधिक गहराई पर 1000 एटमॉस्फेयर तक हो जाता है। और दाब में परिवर्तन के कारण प्राणियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो भी प्रभावित होता है। कुछ प्राणी दाब से के कम होने पर सतह तक सीमित रहते हैं, जबकि कुछ प्राणियों में अत्यधिक गहराई पर भी दाब को सहने की क्षमता जो है वो पाई जाती है। ये देखा गया है कि अत्यधिक दाब होने के कारण, प्रेशर होने के कारण गहराई पर उपस्थित प्राणी जो होते हैं वो चपटे होते हैं, मतलब फ्लैटेंड होंगे। तो प्रेशर अफेक्ट्स मैराइन एनिमल्स इन वेरियस वेज। द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इज डिफिकल्ट टू हैवी प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड accumulates in high pressure and makes calcium carbonate more soluble. Animals that have great vertical range in the sea are referred to as a eurybathic. Like many pelsipods, Natica extends between 35 and 255 meters. On the other hand, animals which are limited to a narrow range of depth are called stenobethic animals. The fish chimera and the snail ट्यूरिस आर स्टीनोबैथिक। तो प्रेशर के आधार पे यूरोबैथिक और स्टीनोबैथिक एनिमल्स दो भागों में बांटा गया। नैरो रेंज वालों को स्टीनोबैथिक एनिमल्स बोलते हैं और जिनमें हायर रेंज होती है उनको अपन यूरेबैथिक एनिमल्स कहते हैं। तो प्रेशर भी जो है मैराइन वाटर में एक अफेक्टिंग फैक्टर के रूप में होता है। नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं अपन वेव्स यानी लहरें। लहरों का सर्वाधिक प्रभाव जो होता है वो इंटरटाइडल जोन में होता है और समुद्रों में क्या होता है 17 मीटर तक ऊंची लहरें देखी जा सकती हैं। ये लहरें एक बड़ी चट्टान को भी हिला सकती हैं और लहरों के कारण जो पड़ने वाला दाब है वो लगभग 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये प्रेशर होता है, लहरों का दाब होता है एक तरह से। इन लहरों के कारण क्या होता है, प्राणियों की मृत्यु भी हो जाती है और दूसरी तरफ इसका फ़ायदा ये होता है कि जो जल में ऑक्सीजन होती है उसका मिश्रण जो है वो एक समान यूनिफॉर्मिटी ऑक्सीजन जो है वो मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। और लहरों से एक फ़ायदा ये है कि प्राणियों पर जल का स्प्रे हो जाता है जिससे वो डेसिकेशन से, शुष्कन से बच जाते हैं। तो लहरों के प्रभाव से
जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, कोरल रीफ होती हैं, उनकी आकृति भी प्रभावित होती है या परिवर्तित होती रहती है। वेव्स मतलब किरणों, लहरें की बात कर रहे हैं अपन, किरणें नहीं सॉरी, लहरें, वेव्स। द वेव्स हैव देयर मैक्सिमम इफेक्ट इन द इंटरटाइडल जोन्स। द मैक्सिमम हाइट that is normally reached by the waves in the ocean is 17 meter. When the waves strike, the impact of very heavy and can even turn huge stones. Therefore, impact of the water roughly about 1.5 जैसा मैंने बताया kg per square centimeter. Animals unless well attached will easily be dislodged from the substratum and thrown away or dashed against rocks. Wave action is also beneficial to animals. It helps the mixing of oxygen, जैसा मैंने बताया, with water. The breaking waves that cause spray wet many animals and save them from the drying or desiccation. The shape of reef, coral reefs modified by the wave action. तो ये अपन ने मैराइन इकोसिस्टम में प्रभावित करने वाले वेव्स की बातें करी। अब बात करते हैं अपन टाइड्स की, जिनको हिंदी में अपन ज्वार कहते हैं। जो सूर्य और चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, उसके कारण समुद्रों का जो जल का स्तर होता है वो रेगुलरली, नियमित रूप से कम या अधिक होता रहता है, और इसी घटना को अपन टाइड कहते हैं या ज्वार कहते हैं। ज्वारीय जो लहरें होती हैं 12 घंटे में एक बार आती हैं, और जो फुल मून और न्यू मून होता है के दिन ज्वारीय लहरों का जो एम्पलीट्यूड होता है सबसे अधिक होता है। मतलब पूर्णमासी के दिन और न्यू मून के दिन जो टाइड्स होंगी उसका एम्पलीट्यूड जो होगा, आयाम जो होता है, बहुत अत्यधिक होता है। ज्वारीय लहरें मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जिनको अपन फ्लड टाइड्स, एब टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स के 4 भागों में अपन ने बांट रखा है। जो फ्लड टाइड्स होती हैं वो तो समुद्री जल स्तर को बढ़ाकर तटीय क्षेत्रों को ढक लेती हैं। फ्लड टाइड्स में तो क्या होता है, समुद्री जल का स्तर आएगा और तटीय क्षेत्रों को ढक लेगा, वो तो कहलाती हैं फ्लड टाइड्स। और एब टाइड्स में क्या होता है, जल स्तर जो है वो नीचे चला जाता है, उतर जाता है, उसको अपन एब टाइड्स कहते हैं। और स्प्रिंग टाइड्स में क्या होता है, जो पूर्णमासी या अमावस्या के दिन जल स्तर जो होता है वो या तो हाईएस्ट होगा या बिल्कुल लोएस्ट होगा। तो अधिकतम और निम्नतम जो जल का स्तर होता है वो पूर्णमासी अमावस्या के दिन मिलता है, जिसको अपन स्प्रिंग टाइड्स का नाम दिया गया। और जो लास्ट जो चौथा प्रकार है नीप टाइड्स, इसमें क्या होता है, ज्वार प्रत्येक माह में, टाइड मतलब प्रत्येक माह में 2 बार उच्च जल स्तर को प्रदर्शित करता है। और ज्वारीय लहरों का जो पारिस्थितिकीय प्रभाव है, मतलब एनवायरमेंटली फैक्टर है, अपन कहें 2 कारक होते हैं। एक तो कारक होता है ड्यूरेशन ऑफ इमर्सन, यानी जल मग्नता का कुल काल, कि कितने समय तक वो जल में डूबे हुए रहे, जल मग्न रहे, मतलब वो कुल काल एक तो ज्वारीय लहरों का। और दूसरा होता है टाइम ऑफ एक्सपोजर, यानी कितने समय तक वो बिना जल के रहे, टाइम ऑफ एक्सपोजर, उद्भासन का समय। ये 2 चीज़ें निर्भर करती हैं, मतलब एनवायरमेंटल अपन कह सकते हैं इफेक्ट डालती हैं ज्वारीय लहरें। यदि मतलब एक्सपोजर ज़्यादा है, उद्भासन ज़्यादा है अधिक समय तक, तो यह जो अंतर्जारीय प्राणी होते हैं उनको प्रभावित करती है, और जिनसे उनका डेसिकेशन हो जाएगा, शुष्कन हो जाएगा। दिन के मध्य काल में अथवा अधिक गर्मी के कारण प्राणियों पर भी विपरीत प्रभाव जो है वो पड़ता है। ये चीज़ें मैंने जो अभी हिंदी में आपको बताई हैं, तो सेम चीज़ जो है इसमें जो स्लाइड में आपको बताई गई है टाइड्स के अंतर्गत, वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं अपन इसका, वो है वाटर करेंट्स, जल धाराएं, जो प्रभावित करती हैं अपने समुद्री हैबिटाट को। समुद्र में निरंतर जो है वो परिसंचरण होता रहता है, सर्कुलेशन जो है वो होता रहता है। जो पोलर रीजन में और इक्वेटर रीजन में जो वायु के ताप में जो भिन्नता होती है, उससे तेज हवाएं चलती है। पोलर रीजन ठंडा होता है, विषुवतीय जो इक्वेटर वाला रीजन होगा वो गर्म होता है। तो इन दोनों के टेम्परेचर में वेरिएशन से क्या होता है, तेज़ हवाएं चलती हैं।
जो समुद्रों में जल धाराओं को उत्पन्न करती हैं। वाटर करंट्स इन्हीं मतलब तेज़ हवाओं की वजह से ही जल धाराएं जो वाटर करंट्स जो उत्पन्न होती हैं। धाराओं के कारण ध्रुवों में ठंडा सघन जल विषुवत मतलब जो इक्वेटर की ओर प्रभावित होता है, और विषुवत क्षेत्रों से पानी पुनः ध्रुवों की ओर प्रभावित होता है तो वो गर्म होगा और थोड़ा विरल होगा। तो इस तरह से विरल और अपन कह सकते हैं सघन जो वाटर करंट्स हैं वो पोलर रीजन से इक्वेटर रीजन तक चलती रहती हैं। और जल धाराओं के कारण क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है, खाद्य सामग्री होती है, उसका परिसंचरण परिवहन होता है अपन कह सकते हैं, और अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो अलग कर दिए जाते हैं, पृथक कर दिए जाते हैं। जल धाराओं के कारण प्लैंकटन का भी वितरण जो है वो कॉस्मोपॉलिटन विश्वव्यापी हो जाता है। और कंटिन्यूस जो जल का करंट है, जल प्रवाह है, समुद्र में जो उपस्थित तापीय अपन कह सकते हैं टेम्परेचर की वजह से कोई बाधा रहती है वो टूट जाती है, क्योंकि कंटिन्यू जो वाटर करंट है वो हवा के माध्यम से उसमें चलती रहती हैं। तो जो ये इनको 3 भागों में बांटा गया है वाटर करंट को। एक तो डेंसिटी करंट जैसा इसमें स्लाइड में दिखाया गया है, दूसरा है आपका टाइडल करंट, और तीसरा है विंड करंट। 3 हिस्सों में जो है वो बांट दिया गया है। तो घनत्व धाराएं जो डेंसिटी करंट कहलाती हैं वो समुद्री जल के उष्मायन प्रभाव के कारण उत्पन्न होती हैं। मतलब जो समुद्री जल में टेम्परेचर जो है उसकी वजह से जो उत्पन्न होती है करंट वो होती है घनत्व धाराएं। डेंसिटी वाला जो है समुद्र जल में वो अपन कह सकते हैं टेम्परेचर की वजह से, हीट कंडक्शन उष्मायन के प्रभाव के कारण से होती हैं। और जो टाइडल वाली है ये तो जैसे अपन को पता है सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वीय आकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है सन का और मून का, उसकी वजह से टाइडल करंट जो होती हैं वो उत्पन्न होते हैं। और जो तीसरा इसमें प्रकार बताया अपन ने विंड करंट का, वायु की धाराएं, ये वायु धाराएं तीव्र वायु के जल सतह के ऊपर प्रभावित होती हैं। केवल जल के सतह के ऊपर होंगी ये वायु की धाराएं, डीप में नहीं जाती हैं। और ये धाराएं केवल जल के सतह को ही प्रभावित करती हैं, इनसे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, केवल ऊपरी जो एरिया है उसी पे ही प्रभाव जो है वो पड़ता है। आज बच्चों अपन ने इसमें लाइट, प्रेशर, वेव्स, टाइड्स, वाटर करंट्स की बात करी। आगे मैराइन हैबिटेट का क्लासिफिकेशन और दूसरी चीज़ों को लेंगे। थैंक्स बच्चों।